आज हम सीखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकाला जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल का कैसे निकाला जाता है, इसको जो है वो सेक्शन नंबर 6 जो है वो गवर्न करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर ही डिटरमाइंड होगा टैक्सेबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, एक जो रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट की पूरी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। वहीं मैं बात करूँ नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो हमारे को जो रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकालना पड़ेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट होगा तो हम उसकी कहीं से भी इनकम मिल रही होगी, पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है वो क्या करेंगे, इंडिया के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। वहीं मैं बात करूँ नॉन रेजिडेंट की, तो नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो क्या करेंगे, हम टैक्स करेंगे। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस? सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सीखने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो सीखने जा रहे हैं। आज हम जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो ये समझो कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो सीखना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर मान लो कोई पर्सन है वो रेजिडेंट होगा इस कंट्री का, तो उसकी पूरी वर्ल्ड की इनकम पर जो है वो टैक्स लगता है। बट वेयर एज अगर मान लो वही पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट होगा तो उसकी ओनली इंडिया वाली इनकम पर जो है वो टैक्स लगता है। तो मतलब अगर पर्सन जो है वो रेजिडेंट होगा तो उसकी पूरी कौन सी इनकम पर, पूरी वर्ल्ड की इनकम पर जो है वो टैक्सेबल हो जाती है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर वही पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो उसकी कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल होगी, ओनली इंडिया वाली इनकम जो है टैक्सेबल होगी। लेट मी की जो है मैं लिख देता हूँ। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है निकालना क्यों जरूरी है, अगर मान लो रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर पर्सन जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद में जो है वो उसका जो स्टेटस है वो रेजिडेंट हो जाता है तो उसकी पूरी वर्ल्ड, वेट अ सेकेंड, वर्ल्ड इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है इंडिया के अंदर। बट वहीं अगर मान लो पर्सन जो है वो रेजिडेंट ना होकर नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो नॉन रेजिडेंट के केस में उसकी पूरी वर्ल्ड की इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। ओनली इंडिया वाली इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ओनली इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है उस पर्सन की। तो इसीलिए हम जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस जो है समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाला जाता है फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस में भी जो है सबसे पहले जो है वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल का जो है वो निकालना जो है चालू करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम जो है सबसे पहले इंडिविजुअल का जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालना चालू करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 6 के अंदर जो है वो दिया हुआ है। उसके अंदर भी हम जो है सबसे पहले जो है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल का निकालना सीखते हैं। सो हमने जो ये सीख लिया ना कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो मीनिंग है वो सेक्शन नंबर 6 के अंदर जो है वो दे रखा है। अब बात करी जाए कि जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है एंड इंडिविजुअल जो है वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। और रेजिडेंट होने के लिए कोई भी जो है वो दो बेसिक कंडीशन जो है वो दे रखी है। कोई भी जो है वो उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। बट अगर मान के चलो वो दोनों की दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट जो है वो बन जाएगा। अब हम जो है वो सीखते हैं कि बेसिक कंडीशन जो है वो क्या दे रखी है। बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि अगर मान लो वो पर्सन है वो इंडिया के अंदर जो है वो रुक जाता है कम से कम 182 डेज के लिए, तो उसे जो है वो क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट जो है बोला जाएगा। अगर वो पर्सन जो है वो इंडिया में स्टे करता है कम से कम 182 डेज के लिए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसे जो है वो रेजिडेंट बोला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल का हम कंप्यूटेशन जो है वो कर रहे हैं उसे जो है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने क्या बताया, जिसका हम जो है वो जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं वो हो गया यहाँ पर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो या तो वो जो है वो उस साल के अंदर जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल में अगर मान लो वो 182 डेज जो है वो रह जाता है तो वो उस साल के लिए क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट जो है वो बन जाएगा, है ना। या फिर जो है वो स्टे कर जाता है इंडिया के अंदर कम से कम 60 दिन, या फिर जो है वो
एंड या फिर नहीं मतलब कि जो है वो, और पिछले के जो 4 साल है उसके अंदर अगर वो वो 365 दिन या फिर उससे ज़्यादा रुक जाता है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। मैं दोबारा सेकंड कंडीशन बता देता हूँ। अगर वो मान लो वो इंडिया में स्टे कर जाता है कम से कम इस साल जो है वो कम से कम 60 दिन, एंड इस साल का मतलब है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल रहे हैं, तो उस साल अगर मान लो वो कम से कम 60 दिन रुक जाता है, एंड पीछे के जो 4 साल है उसके अंदर 365 दिन और मोर जो है वो मतलब वो रहा है इंडिया के अंदर, अगर उसने स्टे करा है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो 60 दिन जो है वो अगर वो इंडिया में स्टे करा है कम से कम इस साल, जिस साल हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल जो है वो कम से कम 60 दिन जो है वो रहा हो इंडिया के अंदर, और जो है वो पिछले के जो है 4 साल, पिछले 4 साल वो 365 दिन और मोर रहा है, तो उसे जो है वो क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। अब आपको जो है वो मैं एक बात बता देता हूँ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो समझ के चलो, 3 ऐसे इंडिविजुअल है जिसके ऊपर जो है वो ओनली फर्स्ट वाली जो बेसिक कंडीशन है वही एप्लीकेबल होती है, ये वाली जो कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। 3 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से हैं वो 3 इंडिविजुअल, वो पढ़ते हैं, वो सीखते हैं। तो हम जो है वो क्या चेक करेंगे, हम जो है वो सिर्फ ये वाली जो है कंडीशन जो है चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। अगर वो 182 डेज और मोर जो है वो रुक जाते हैं तो वो जो है वो बन जाएंगे रेजिडेंट, एंड अगर मान लो मतलब वो 182 डेज और मोर रुक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, इन 3 लोगों के लिए अगर ये 182 डेज और मोर जो है वो रुक जाएंगे तो ये रेजिडेंट बन जाएंगे, एंड अगर नहीं रुकेंगे, कम रुकेंगे, तो फिर वो जो है वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अब वो 3% कौन कौन सा है, सबसे पहले आ जाता है क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। सबसे पहला कौन सा है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है। तो कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो उसके लिए ओनली फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। दूसरा, अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट करने इंडिया से बाहर, तो उसके ऊपर भी जो है वो ओनली फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई होती है, सेकंड वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब या बिजनेस दोनों, मतलब कुछ भी, या जॉब करने या फिर बिजनेस करने, बट वो एम्प्लॉयमेंट करने बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर ओनली वो 182 डेज वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कंप्यूट करने के लिए। अब जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो दिमाग में अराइज होता है कि जो है वो इंडियन सिटीजन का मतलब क्या होता है। इंडियन सिटीजन का मतलब है जिसके पास में जो है वो इंडिया मतलब जिसके पास में जो है सिटीजनशिप है इंडिया की, और ये एक्ट में जो है वो डिफाइन हुआ है कि जो कैसे जो है वो बनेगा। अब तीसरा कौन आ जाता है, तीसरा आ जाता है या तो वो इंडियन सिटीजन है या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया आया है विजिट पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है विजिट का मतलब क्या है। विजिट का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वो कोई शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आया है, मतलब कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्पस है जिसके लिए वो जो है वो इंडिया के अंदर आया है। वो यहाँ पर जो है वो रहने नहीं आया है, वो यहाँ पर बस जो है वो किसी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आया है, तो उसे जो है वो क्या बोला जाता है कि इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया के अंदर विजिट पर आया है, उसके ऊपर ओनली फर्स्ट कंडीशन जो है वो चेक करी जाएगी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। सेकंड कंडीशन जो है वो हम चेक नहीं करेंगे। अब आप जो है वो ये पूछोगे कि जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो कौन होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है या तो वो खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं, तो उसे जो है वो क्या बोला जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो बोला जाता है। अब जो है वो हम क्या करते हैं, ये जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालते हैं। हमने जो है ये देख लिया कि जो है वो इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है तो उसके अंदर ओनली फर्स्ट जो है वो कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, वो 182 डेज वाली कंडीशन जो है वो चेक करी जाती है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालने के लिए। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के अंदर, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के अंदर ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही जो है वो चेक करी जाती है। तो ओनली 182 डेज और मोर वाली कंडीशन हम चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन जो 60 डेज और पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन वाली, वो हम जो है वो चेक नहीं करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। अब एक बात समझो, ये जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है इसके अंदर एक पीरियड जो है वो दे रखा है। इस पीरियड को जो है वो आपको क्या मानना है, ये पीरियड जो है वो आपको मानना है कि वो बाहर रहा है। अब वो कौन सा पीरियड है वो मैं बताता हूँ। अब ये एक ऐसा पीरियड है जिसको हमेशा आपको क्या मानना है, बाहर का मानना है।
मान लो कोई इंडियन शिप है, वो इंडिया के बाहर जो है वो जा रही है, इंडिया के पोर्ट से जो है जा रही है, फिर वो बाद में वो वापस आ रही है, तब जब, तो समझो एक बात को, जब वो इंडिया के बाहर जाती है और जब वो क्रू मेंबर जो है वो उस शिप के अंदर चढ़ता है, तो एक सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाता है, जिसे जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी जो है वो बोलते हैं। और उस सर्टिफिकेट के अंदर वो जो है वो अपनी ज्वाइनिंग की जो है वो डेट डालता है कि ये ज्वाइनिंग की डेट है, वो ज्वाइनिंग की डेट डालता है। वो शिप जब इंडिया के बाहर जाकर जब वो वापस जो है वो इंडिया के अंदर आ जाती है, तो क्रू मेंबर जब जो है वो शिप को जो है वो लीव वगैरह करता है, तो फिर वापस से जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है बनाया जाता है, जिसे जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो बोला जाता है। और जब वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है, तो वो कौन सी डेट डालता है, साइन ऑफ की जो है वो डेट डालता है। तो एक बात समझो, जो ज्वाइनिंग की डेट से साइन ऑफ तक का जो पीरियड होगा वो इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो जो भी पीरियड ज्वाइनिंग से लेकर साइन ऑफ तक का होगा उसे इंडिया के बाहर माना जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस जब भी हम क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप का निकालेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट कंडीशन जो है चेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन भी तो चेक करनी है ना, उसके लिए भी तो डेज की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। डेज की कैलकुलेशन के लिए हम जो ये वाला पीरियड होगा ना, जब उसने शिप को ज्वाइन करा से लेकर जब वो शिप को साइन ऑफ कर रहा है, उस पीरियड को जो है वो इंडिया के बाहर का ही माना जाएगा। तो बस ये बात है, इस पीरियड को जो है वो आप आउटसाइड इंडिया मानोगे, और इसके बाद जो बाकी का पीरियड होगा वो इंडिया के अंदर का माना जाएगा। बाकी पीरियड जो होगा वो क्या करा जाएगा, वो इंडिया के अंदर का माना जाएगा। अगर मान के चलो वो जो इंडिया का पीरियड होगा वो अगर 182 डेज और मोर होगा तो फिर वो बन जाएगा रेजिडेंट। एंड अगर मान लो वो जो इंडिया का पीरियड होगा वो 182 मतलब वो कम होगा, तो फिर वो जो है वो क्या बन जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब हम जो है वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप का जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालते हैं, तो हाँ, जो ये जो क्रू मेंबर होता है, जब वो जो है वो जब वो जो है शिप को ज्वाइन करता है, तो एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसे कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जिसे क्या भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जब वो शिप को ज्वाइन करता है, मतलब जब शिप जो है वो इंडिया के बाहर जो है वो जा रही होती है, मतलब वो जब वो इंडिया के बाहर जो है वो जा रहा होता है, तो अब वो क्या करता है, वो जो है वो सर्टिफिकेट को जो है वो फिल करता है, वो जो है वो वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग की जो है वो डेट डालता है। जब वो शिप इंडिया के बाहर जाकर वापस जो है वो इंडिया के अंदर आ जाती है, तो जब वो शिप से उतरता है, तो फिर से वो जो है वो सर्टिफिकेट भरता है, जिसे जो है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज जो है सर्टिफिकेट भरता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ। और कौन सी डेट डालता है, साइन ऑफ की जो है वो डेट डालता है। तो इन नटशेल जो ज्वाइनिंग की डेट से साइन ऑफ तक का जो पीरियड होगा वो इंडिया के बाहर माना जाता है। ज्वाइनिंग की डेट से साइन ऑफ तक का पीरियड जो है वो क्या माना जाता है, वो आउटसाइड इंडिया जो है वो माना जाता है। और मतलब और बाकी का पीरियड जो होगा वो इंडिया के अंदर माना जाएगा। अगर जो इंडिया का जो पीरियड है वो 182 डेज और मोर होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर मान लो कम होगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट जो है वो बन जाएगा। देखो, अगर मान लो वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो बात ही खत्म हो गई, तो हमारे को कुछ और फिर तो देखना ही नहीं है, फिर तो मतलब नॉन रेजिडेंट की तो फर्दर कोई कैटेगरीज नहीं है। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक ROR और एक RNOR। ROR का मतलब होता है वो हमेशा से इंडिया के अंदर है, उसे जो क्या बोला जाता है, ROR बोला जाता है। एंड अगर मैं बात करूं RNOR की, RNOR का मतलब है कभी कभार इंडिया के अंदर। तो ये चेक करना कि कब वो ROR और कब वो RNOR होगा, उसके लिए जो है वो दो एडिशनल कंडीशन जो है वो दे रखी है, वो जो है वो उसको जो है चेक करना पड़ेगा। अब वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर देगा, तो वो बन जाएगा ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है बन जाएगा। बट अगर वो दोनों की दोनों जो है वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता, या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। सो दोनों वो जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो बन जाएगा ROR। एंड दोनों की दोनों जो है वो नहीं करता, या दोनों में से जो है वो कोई भी एक नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा, RNOR बन जाएगा। अब ये समझते हैं कि वो दो एडिशनल कंडीशन जो है वो क्या दे रखी है। सबसे पहले वो जो है वो पिछले के जो 10 साल हैं उसमें से कोई भी 2 सालों के अंदर वो जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो पीछे के 10 सालों में से कोई भी 2 सालों के अंदर अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है, देखो आप एक बात समझो क्लैरिटी से, इस करंट ईयर के अंदर तो वो रेजिडेंट होना ही चाहिए,
लेकिन पीछे के 10 सालों में से कोई भी जो है 2 सालों में जो है कम से वो जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए। देखो करंट ईयर के अंदर तो वो जो है वो रेजिडेंट होना ही चाहिए। अगर करंट ईयर के अंदर ही वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो फिर आप ये कंडीशन चेक करेंगे ही नहीं हम। तो करंट ईयर के अंदर तो वो रेजिडेंट होना ही चाहिए। करंट ईयर के अंदर ही अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो ये कंडीशन चेक नहीं करी जाएंगी। तो करंट ईयर के अंदर तो वो रेजिडेंट होना ही चाहिए। तो इन शॉर्ट वो पीछे के 10 सालों में किसी भी 2 सालों के अंदर वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो पीछे के 10 सालों के अंदर वो जो दो बेसिक कंडीशन थी ना, 182 डेज और मोर और 60 डेज और वो जो 365 डेज, वो पीछे के 10 सालों के अंदर चेक करी जाएगी। उसमें से वो कोई भी एक सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा किसी भी 10 सालों में। और अगर मान लो वो 2 सालों में बन गया पीछे के 10 सालों में, तो हमारी ये वाली फर्स्ट एडिशनल कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमारे को सेकंड एडिशनल कंडीशन भी जो है चेक करनी पड़ेगी, ये जो है वो देखने के लिए कि वो आर ओ आर बने। तो अब हम जो है सेकंड कंडीशन जो है सीखते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो बोलती है पीछे के वो 7 सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए कम से कम 730 डेज के लिए। वो पीछे के 7 सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर स्टे करना चाहिए कम से कम 730 डेज के लिए। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये वो दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा देन वो बन जाएगा आर ओ आर। एंड अगर वो जो है वो दोनों की दोनों सेटिस्फाई नहीं करता या फिर कोई भी एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। सो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया ना कि पीछे के 7 सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर रहा हो कम से कम 730 डेज, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस में वो जो है वो पीछे के 10 सालों के अंदर वो कम से कम 2 सालों के अंदर वो जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो ये और मतलब इस करंट ईयर के अंदर तो वो रेजिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ चेक करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर बन जाएगा। अब हम जो है वो स्पेशल प्रोविजन जो है वो चेक करते हैं। देखो ये फाइनेंस एक्ट 2020 की जो है वो अमेंडमेंट्स हैं, वो जो है मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मान के चलो कोई जो है वो इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया के अंदर आया, विजिट के लिए आया, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आया। विजिट का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे आप कह सकते हो जो है वो घूमने फिरने आया, फैमिली वगैरह से मिलने आया, तो ये कह सकते हैं जो है वो विजिट का मतलब यहाँ पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी प्रोजेक्ट पर जो है काम करने आया, मतलब कोई भी पर्पस है जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आया है। अगर उसकी इंडियन सोर्स की इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब वो वाली इनकम जो है वो छोड़ दो जो उसने बाहर कमाई है, जो बाहर अर्न और बाहर रिसीव करी है वो वाली इनकम छोड़ दो। इंडियन इनकम जो है वो जो अगर मान लो वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो भी जो है वो क्या बन जाएगा, वो भी जो है वो आर एन ओ आर बन जाएगा। मतलब उसकी इंडियन सोर्स की इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो उसे क्या मिल जाएगा, वो उसे जो है वो आर एन ओ आर मिल जाएगा। लेकिन वो उसको जो है वो आर एन ओ आर जो है कब मिलेगा, अगर उसका स्टे इंडिया के अंदर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल रहे हैं, अगर वो उस साल के अंदर 120 डेज जो है वो रह जाता है, 120 डेज या 120 डेज से ज़्यादा, और 365 डेज और मोर पीछे के 4 सालों में, 365 डेज और मोर जो है वो रह जाता है, तो उसको जो है वो क्या, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर जो है वो बन जाएगा। सो रिकॉल करते हैं मैंने जो है आपको अभी क्या बताया। अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का है जो कि इंडिया के अंदर आया है, विजिट के लिए आया है, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो आया है, कोई जो है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आया है, कोई फैमिलीज वगैरह से जो है वो मिलने आया है, या फिर कोई भी जो शॉर्ट टर्म पर्पस से आया है, अगर उसकी जो इंडियन सोर्स की जो इनकम है, मतलब वो वाली इनकम जो है वो आप हटा दो जो कि जो है वो मतलब फॉरेन इनकम जो है वो हटा दो, कि जो भी अर्नड और जो है रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है वो हटा दो। अगर जो उसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। कब, अगर वो इंडिया के अंदर स्टे करता है 120 डेज के लिए, एटलीस्ट 120 डेज के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, एंड 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा पीछे के 4 सालों के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। अब एक बात जो है समझ के चलो, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर उसकी जो इंडियन सोर्स की इनकम है वो अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, कोई भी इंडियन सिटीजन है अगर उसकी इंडियन सोर्स की इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा है, उसे जो है वो डीम्ड आर एन ओ आर जो है वो मान लिया जाएगा। उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड आर एन ओ आर मान लिया जाएगा। तो कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसकी जो इनकम है इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसे जो है वो डीम्ड आर एन ओ आर जो है मान लिया जाएगा। तो उसे क्या मान लिया जाता है,
डीम्ड RNOR जो है वो बोल दिया जाता है। बट एक चीज़ जो है उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अगर मान लो वो जो वहाँ जहाँ रहता है वहाँ पर वो कोई टैक्स नहीं पे करता है तो वो जो है वो क्या बन जाएगा, वो डीम्ड RNOR बन जाएगा। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी इनकम जो है अदर सोर्सेस मतलब जो जिसकी इनकम जो है वो इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज़्यादा हो रही है, अगर उसकी इनकम जो इंडियन सोर्सेज से है वो 15 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के अंदर, उसे भी जो है वो डीम्ड RNOR बोल दिया जाएगा। अगर वो जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो कोई टैक्स पे नहीं करता तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, डीम्ड RNOR बोल दिया जाएगा। अब मान के चलो मिस्टर राम है, मिस्टर राम की जो है वो मान के चलो सिंगापुर से जो इनकम है वो मान लो 20 लाख रुपीज़ है और वो इंडिया में एक भी दिन नहीं आता। अगर मान लो वो इंडिया के अंदर एक भी दिन नहीं आता और उसको वहाँ पर उस वाली कंट्री के अंदर जो है वो कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना है तो उसे जो है वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड RNOR मान लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर उसकी जो इनकम है वो सिंगापुर के अंदर एग्जैम्प्ट है तो वो इंडिया के लिए जो है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड RNOR बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीम्ड RNOR बन जाएगा। अब एक बात समझो, कुछ जो है वो स्पेशल पॉइंटर्स जो है वो समझो। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो ईयर टू ईयर बेसिस के लिए निकाला जाता है। ईयर टू ईयर बेसिस का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने 2021 के लिए जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, मान लो रेजिडेंट निकल गया, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रेजिडेंट नहीं रहेगा, आपको हर साल जो है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है चेक करना पड़ेगा कि उसका हर साल मतलब हर साल जो है चेकिंग होगी कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है। देखो इंडिया का स्टे कंप्यूट करने के लिए जिस साल जब वो इंडिया छोड़ के गया और जब वो इंडिया में आया, दोनों को जो है वो इंडिया के अंदर का पीरियड माना जाएगा। तो जो स्टे इन इंडिया के लिए अगर मान लो वो बाहर जाता है तो जो है वो जब वो बाहर गया एंड जब वो जो है वो आएगा, दोनों को जो है वो इंडिया के अंदर का पीरियड माना जाता है। मान लो कोई पर्सन जो है वो 4 सितंबर को जो है वो इंडिया छोड़ के गया एंड वो जो है वो आया 5 अक्टूबर को इंडिया के अंदर, तो मान लो 4 अक्टूबर को वो जो है वो 4 सितंबर को इंडिया छोड़ के गया था और 5 अक्टूबर को आया, तो 4 सितंबर को भी इंडिया के अंदर का पीरियड माना जाएगा एंड 5 अक्टूबर को भी इंडिया के अंदर का जो है पीरियड माना जाएगा, वो इंडिया का स्टे ही माना जाएगा। इसके बाद एक बात समझो, अगर मान लो कोई पर्सन है वो इंडिया के पानी के अंदर जो है वो रुका हुआ है तो उसे भी जो है वो इंडिया के अंदर ही माना जाएगा। तो अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया के अंदर जो है स्टे कर रहा है तो मतलब इंडिया के पानी के अंदर जो है स्टे कर रहा है तो भी जो है उसे जो है वो क्या माना जाएगा, तो भी जो है उसे स्टे इन इंडिया ही जो है वो माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि इंडिया का पानी कितना होता है, कि जो इंडिया की बेस लाइन होती है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। मतलब लगभग आप मान के जो है ये चल सकते हो 20-22 किलोमीटर का एरिया जो है वो क्या माना जाएगा, वो मतलब वो कंसिडर जो है करा जाता है। तो कोई इंडिया के पानी के अंदर भी जो है वो रुका हुआ है तो उसे भी जो है वो इंडिया के अंदर का ही माना जाता है कि वो इंडिया के अंदर ही है, स्टे इन इंडिया माना जाता है। इसके बाद में हम जो है पढ़ते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है कौन सा सेक्शन जो है डील करता है, सेक्शन नंबर 5 जो है वो डील करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब आप हमें जो है वो ये सीखेंगे कि जो ROR है उसकी कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, RNOR है उसकी कौन सी जो है वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, एंड नॉन रेजिडेंट है इसकी कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, ये हम जो है सीखेंगे। और यहाँ पर जो इंडियन इनकम है मतलब इंडियन इनकम कौन सी है, जो इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हुई है उसे इंडियन इनकम बोला जाता है। और जो इनकम जो अक्रू और राइज या फिर डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया हो गई है उसे भी जो है वो इंडियन इनकम बोला जाता है। जो मतलब अक्रू और राइज इंडिया में हुई है वो तो इंडियन इनकम है ही है, या फिर जो रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया के अंदर हो गई है उसे भी इंडियन इनकम बोला जाता है। फॉरेन इनकम का मतलब क्या है कि कोई भी इनकम जो इंडियन इनकम के अलावा होगी उसे जो है वो क्या बोला जाता है, फॉरेन इनकम बोला जाता है। इनकम अगर सबसे पहले ये समझो, अगर मान लो कोई इनकम अर्नड है या फिर डीम्ड टू बी अर्नड है इंडिया के अंदर तो उसे जो है वो इंडियन इनकम बोला जाता है। मान लो आपकी इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, मान लो जो है वो आपको कहीं से भी जो है वो आपका जो है बिजनेस है या फिर जो है कुछ भी है जहाँ से मतलब आप जो इंडिया से जो है वो अर्न कर रहे हो लेकिन आपने रिसीव कहीं भी करी हो, वो लेना देना नहीं है। अगर आपकी जो इनकम है वो अर्नड जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है या फिर तो वो जो है वो इनकम को क्या बोला जाएगा, वो इंडियन इनकम बोला जाता है। या मान के चलो आपने जो है वो कोई लॉटरी इनकम जो है वो कमा ली है या फिर कोई भी जो है वो इनकम कमा ली है तो उसे अगर आपने जो वो इनकम जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो कमाई है चाहे वो रिसीव कहीं भी हुई हो उसे जो है वो क्या बोला जाता है, इंडियन इनकम जो है वो बोला जाएगा। दूसरा आ जाता है इनकम जो रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आपको इनकम जो है वो रिसीव्ड कहाँ पर हुई है, इंडिया के अंदर रिसीव्ड हुई है। अर्नड जो है वो चाहे कहीं भी हुई हो।
अगर आपको इनकम जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो रिसीव्ड हो जाती है, चाहे अर्नड कहीं भी हुई हो, उसे इंडियन इनकम बोला जाएगा। यहाँ पर जो हमने रिसीव्ड जो है वो कहीं भी करी हो, ये तो तीनों के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। और ये जो अगर मान लो कोई भी इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया के अंदर हो जाती है, वो भी तीनों के केस के अंदर जो है वो टैक्सेबल जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो रिसीव्ड है उसे फर्स्ट रिसीव्ड जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट रिसीव्ड को ही जो है वो कवर करा हुआ है। ऐसा नहीं है बाद में जो है वो इंडिया के अंदर ले आते हो। जैसे मान के चलो आपकी जो है वो इनकम थी यूएसए के अंदर, जो है वो आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी, आपको उसकी इनकम जो है सीधा जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो रिसीव हो गई, तो वो क्या है, रेंटल इनकम है। तो वो जो है सभी के केस में जो है क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। वो सभी के केस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बट मान लो जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो यूएसए में थी एंड उसका जो है वो रेंट भी आपको जो है वो यूएसए के अंदर ही मिला है, बट बाद में हम अगर उसको जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो ले आते हैं, वो जो है वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। वो रिसीव्ड इन इंडिया जो है वो नहीं माना जाएगा, उसे रेमिटेंस या फिर ट्रांसफ़र जो है वो नहीं बोला जाएगा, वो बाहर की इनकम ही है, उसे इंडियन इनकम जो है वो नहीं बोला जाएगा। मतलब वो जो है रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा उसे, क्योंकि आपको बाहर रिसीव हुई है। तो फर्स्ट रिसीव्ड को जो है वो कंसीडर करेंगे। रिसीव्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया जो है वो कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया जो है कंसीडर करेंगे। अगर पहले वहाँ पर मिल गई है फिर आपने पैसा जो है वो रेमिट करा है, उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर पहले आपने वहाँ पर पैसा रिसीव कर लिया फिर बाद में रेमिट करा है, उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई ना, कोई इनकम अर्न या डीम टू बी अर्न इन इंडिया या फिर इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सभी के केस में टैक्सेबल है। आरओआर के केस में भी, आरएनओआर के केस में भी, एनआर के केस में भी है। आरओआर के केस में भी, आरएनओआर के केस में भी और एनआर के केस में भी। और रिसीव्ड का मतलब है फर्स्ट रिसीव्ड, और इसका यहाँ पर जो है वो कोई रेमिटेंस या फिर ट्रांसफर जो है वो कवर नहीं होता है। अब हम जो है ये समझते हैं फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम के अंदर जो है वो कौन सी इनकम बता रखी है। अगर मान लो कोई जो है वो पीजीबीपी की इनकम है, जो कि आपको अर्नड और रिसीव्ड जो है वो कहाँ पर हुई है, बाहर जो है वो रिसीव्ड हुई है। बट वो जो बिजनेस और प्रोफेशन था वो कंट्रोल या सेटअप कहाँ से हो रहा था, वो इंडिया से कंट्रोल या सेटअप हो रहा था। बट वो जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो कहाँ से कंट्रोल या सेटअप हो रहा था, वो इंडिया से कंट्रोल एंड सेटअप हो रहा था। इट मीन्स उसे जो है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर वो जो है वो इंडिया के अंदर सेटअप हुआ है। तो उस फॉरेन इनकम के अंदर कैसे टैक्सेबिलिटी होगी वो समझते हैं। मतलब समझो नटशेल के अंदर, अगर मान लो कोई भी इनकम है जो भी पीजीबीपी की जो वो बिजनेस और प्रोफेशन की है, जो कि आपने अर्नड भी बाहर करी है, रिसीव्ड भी बाहर करी है, मतलब वो फॉरेन इनकम है। बट वो जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो कंट्रोल या फिर कंट्रोल जो है वो इंडिया से हो रहा है, या फिर वो जो है सेटअप जो है वो इंडिया में हुआ है। तो उस केस के अंदर वो आरओआर के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, आरएनओआर के अंदर जो है टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एनआर के लिए जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो आरओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, आरएनओआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एनआर के लिए जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक बात जो है समझ के चलो, अगर मान लो कोई भी इनकम जो भी अर्नड, रिसीव्ड एंड कंट्रोल सब कुछ बाहर हो रहा है, इनकम अर्नड भी जो है और रिसीव्ड भी, कंट्रोल भी, सब कुछ बाहर ही हो रहा है, तो वो जो है वो सिर्फ आरओआर के लिए जो है वो टैक्सेबल होगी, आरएनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी और एनआर के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। आरओआर की तो वर्ल्ड की इनकम जो है पूरी की पूरी जो है टैक्सेबल होती है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर हमने पूरी वर्ल्ड की इनकम जो है टैक्सेबल कर दी। आपने देखा होगा कि आरओआर के अंदर हमने सारी वर्ल्ड की इनकम जो है वो क्या कर दी है, टैक्सेबल जो है वो कर दी है। और एनआर के अंदर जो है वो देखो, सिंस वो अर्न, रिसीव्ड और कंट्रोल बाहर ही हुई है, तो यहाँ पर हमने उसे जो है टैक्स नहीं करा। बट यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन जो भी कंट्रोल या सेटअप और इंडिया हुआ था, तो वो एनआर के अंदर तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन आरएनओआर को जो है टैक्स लगा देते हैं हम, क्योंकि वो बिजनेस और प्रोफेशन जो भी कंट्रोल्ड या फिर सेटअप हुआ है इंडिया के अंदर, इसीलिए जो है वो हमने जो है उसे क्या कर दिया है, हम जो है वो टैक्स कर देते हैं। तो बेसिकली जो है वो आरएनओआर की जो है वो ग्लोबल इनकम पर जो है वो टैक्सेबल होते जाए, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो। आरओआर की जो है वो आपको पूरी जो ग्लोबल इनकम है उसके ऊपर जो है टैक्स लगाना है। बट हम जो है आप समझते हैं कि जो है आरएनओआर के बारे में, कि जो है आरएनओआर की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। आरएनओआर से पहले जो है मैं आपको ये बताता हूँ, हमने एनआर के अंदर जो है वो क्या पढ़ा था। एनआर के अंदर ओनली इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, ओनली इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। जैसे मैंने आपको जो है समझाया भी था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आरओआर की तो पूरी वर्ल्ड की इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन एनआर की ओनली इंडिया की इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ओनली इंडिया वाली इनकम मतलब कौन सी, जो इनकम जो अर्नड या फिर डीम टू बी अर्नड इन इंडिया, या फिर जो इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, ओनली वही इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। अब आप एक बात जो समझ के रखो
कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो या तो मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस के अंदर ये जो है वो आर एन ओ आर आ जाता है, क्योंकि बाकी सारी जो कंपनीज है, फर्म्स है, वहाँ पर या तो रेजिडेंट मिलेगा या तो नॉन रेजिडेंट, या तो वो रेजिडेंट होगी या तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता वहाँ पर जो है आर के अंदर। आर जो है वो ओनली जो किस केस के अंदर होता है, बेसिकली जो आर है वो ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस के अंदर होता है और उसके अलावा नहीं होता। बस आर के अंदर जो है ना हमें कंफ्यूजन जो है वो बस कौन से जो केस के अंदर हो जाती है, वो होता तो सिर्फ नॉन रेजिडेंट की तरह ही है, बट उसकी एक इनकम और जो है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। कौन सी? जो इनकम जो अर्नड भी बाहर हुई है, रिसीव्ड भी बाहर हुई है, लेकिन वो जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो कंट्रोल या सेटअप जो है वो कहाँ पर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, तो वो जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो वो जो है वो उस केस के अंदर वो वाली इनकम जो है वो उसकी क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। अब एक बात जो है मान के चलो, अगर मान लो कोई पुराने साल की इनकम है जिसे जो है वो आप इंडिया के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हो, वो जो पुराने साल की फॉरेन इनकम है, अगर आप वो जो है वो उसे इंडिया के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हो, तो वो किसी के अंदर भी जो है टैक्सेबल नहीं होगी। वो किसी के अंदर भी जो है वो क्या होगी, किसी के अंदर भी टैक्सेबल नहीं होगी। वो जो फॉरेन इनकम होती है उसके ऊपर जो है फेमा के जो है प्रोविजन जो है वो लगते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के आए प्रोविजन जो है वो लगते हैं, लेकिन वो जो फॉरेन इनकम, जो पास्ट फॉरेन इनकम है, जिसे आप मान लो 2021 के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो ले आते हो, वो जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, किसी के लिए भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। वो किसी के लिए भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो ना तो जो है वो आर के लिए टैक्सेबल होगी, ना तो आर के लिए, और ना तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए जो है वो टैक्सेबल होगी। किसी के लिए भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ये टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ भी सीख लिया। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।